नमस्ते एस्पिरेंट। आज हम टीईटी परीक्षा के लिए हिंदी के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि जिन ध्वनि चिन्हों के द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्टि रूप में भाषा कहते हैं। यह भाषा की यह परिभाषा किसने दी है? अब देखिए, भाषा आपको पता होगा, मनुष्य जो है अपने भावों को आदान प्रदान करने के लिए उनका यूज करता है। तो एक होता है मौखिक भाषा, एक होता है आपका लिखित भाषा, एक होता है सांकेतिक भाषा। लेकिन यह जो परिभाषा दी है, जिन ध्वनि चिन्हों के द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है, विनिमय मतलब एक्सचेंज करता है, तो वह किसने दी थी? वह परिभाषा आपका ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना जी ने दी थी। ओके, ये आपको यहाँ पे याद करना है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। हिंदी को संघ की राजभाषा बनाने का जो प्रस्ताव संसद में पारित हुआ, उसके प्रस्तावक कौन थे? आजकल आप देख रहे होंगे हिंदी के ऊपर बहुत बार आपका विवाद छिड़ा हुआ है। राष्ट्रभाषा नहीं है, याद करेंगे, हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, या हम कहेंगे हमारे देश की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, हमारे देश की राजभाषा है, राजभाषा हिंदी है। संसद में इसका प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था? उसके जो प्रस्तावक थे, वह प्रस्तावक आपका गोपाल स्वामी अयंगर थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। उसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, दृश्य श्रव्य काव्य, दो चीजें हैं। मैं अगर इसको इंग्लिश में लिख दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। दृश्य, विजुअल, ऑडियो या ऑडिबल, दोनों, जहां पर देखा भी जा सके और सुना भी जा सके। जैसे आपको ये मेरी वीडियो दिखाई दे रही है, आपको ये सारी चीजें दिखाई दे रही हैं, साथ में मेरी आवाज भी आपको सुनाई दे रही है, तो ये क्या हो गया? विजुअल ऑडियो, यानी आपका क्या है? दृश्य श्रव्य काव्य, यानी ऑप्शन नंबर सी। देखेंगे, देखने के साथ साथ जिसे सुन भी सकें, जैसे चलचित्र, वह दृश्य श्रव्य काव्य है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4, इसका देखिए सी ही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्यमान था? देखिए, आज हम हिंदी बोल रहे हैं, लेकिन हिंदी जो है वो कहां से शुरू हुई थी? हिंदी जो है वो संस्कृत से शुरू हुई थी। कहां से शुरू हुई है? संस्कृत से। संस्कृत के भी आपके दो पार्ट हैं, कौन सा है? वैदिक और लौकिक, दो आपके हैं। फिर बीच में आपके अलग अलग आते रहे। तो हिंदी से जस्ट पहले कौन सा था, वह आपको यहां पर बताना है। तो हिंदी से जस्ट पहले जो था वह आपका अपभ्रंश है। क्या है? अपभ्रंश। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यहां पर आप देखेंगे, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं 1500 ईसा पूर्व से लेके 500 ईसा पूर्व, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, उसके बाद पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, उसके बाद हिंदी, और हिंदी के बाद जो हिंदी के बाद की भाषाएं आई, असमिया, मराठी, गुजराती, वो वहां पे आई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहीं पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आपको हिंदी के बारे में ये कंप्लीट वीडियो देखना है तो हमारा एक दूसरा चैनल है बेसिक क्लासेस ऐप, वहां पर हमारे साथ है दीपांशु सर। दीपांशु सर ने ये हिंदी भाषा का जो विकास है वह पूरा चैप्टर आपको पढ़ाया हुआ है। अगर आपको उसका लिंक देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देख लें, नहीं तो आप हमारे दूसरे चैनल बेसिक क्लासेस ऐप को एक बार आप देख लीजिएगा, वहां से आपको पूरा जो है इससे रिलेटेड वीडियो आपको मिल जाएगी। उसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची, एक तो आपको यह भी याद करना है, बहुत बार पूछा था कौन सी अनुसूची में, तो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? वहां पर आपको 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? 22 भाषाओं को। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिंदी का पाणिनि किसको कहते हैं? हिंदी का पाणिनि कामता प्रसाद गुरु जी को कहते हैं। किसको कहते हैं? कामता प्रसाद गुरु। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला, भाषा किस धातु से बना हुआ है? तो भाषा जो है वो भास धातु से बना हुआ है। किस धातु से बना हुआ है? भास धातु से। भाषा, मैंने आपको बताया, अपने विचारों को आदान प्रदान करने के लिए, अपनी वाणी को व्यक्त करना, भाषा भास धातु शब्दों से बना हुआ है। इसके द्वारा मनुष्य के भावों, विचारों और भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कौन सा कथन अशुद्ध है? ओके, पढ़ लीजिएगा। दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ, वैसे ही महाप्राण है, आपने दो सुने होंगे, अल्प प्राण और महाप्राण। तो दो महाप्राणों का जो है ऑप्शन नंबर ए अशुद्ध है, बाकी आपके सब सही हैं। अक्षौ, अक्षौ कैसे बनता है? अक्षौ बनता है क प्लस सौ, अक्षौ।
गुड, ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे, दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले, आपने पहला जो चैप्टर होगा वहां पर साहित्य के बाद वर्ण विचार वाला, व्याकरण का पहला चैप्टर है वर्ण विचार। हम जो बोल रहे हैं, बोलने के लिए मुंह के अलग अलग जो अंग हैं, जीभ हो गया, तालु हो गया, मूर्धा हो गया, होंठ हो गया, इनका उपयोग करते हैं, कंठ का उपयोग करते हैं, तो वहीं से हमारे व्यंजन वर्ण भी आपके बन के आते हैं। तो दांत और जीभ वाले जो होते हैं वो होते हैं दंत शब्द। कौन से होते हैं? दंत। दांत और होंठों को दंत्योष्ठ, कंठ ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ को मूर्धन्य, मूर्धा को, तो इसका दांत और जीभ वाला जो है वो आपका क्या है? वो आपका दंत शब्द है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दंत्योष्ठ कौन कौन से हैं? वो कंठ्योष्ठ में ओ आओ, मूर्धन्य में री टो ठो डो ढो णो रो और ये सौ। ओके, दंत वर्ण कौन कौन से हैं? तो थो दो धो नो। अगले प्रश्न में चलते हैं, ऊष्म वर्ण कौन से हैं? ओके, योरो लोवो सौ सौ सौ, ऊष्म वर्ण आपके कौन से हैं? ऊष्म वर्ण आपके ऑप्शन नंबर बी, सौ सौ सौ, ये ऊष्म वर्ण आपके हैं। योरो लोवो कौन से हैं? योरो लोवो जो है वो आपके अंतस्थ व्यंजन हैं। कौन से हैं? अंतस्थ व्यंजन है। यहां पर आप देखेंगे इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है, ऊष्म व्यंजन है। योरो लोवो अंतस्थ व्यंजन है। चौचो जो टोटो डो आपके कौन से हैं? स्पर्श व्यंजन है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? अनुस्वार यानी जो नासिका की हेल्प से बोले जाएं, स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियां, वह आपका क्या कहलाती हैं? वह आपका अनुस्वार कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, संकर शब्द। देखिए, शब्द आपने सुने होंगे, देशज शब्द, विदेशी शब्द, विदेशी को हम आगत भी बोलते हैं, और उसके बाद आपका संकर शब्द। ओके, देशज शब्द कौन कौन से हैं? देशज यानी जो लोकल देसी भाषा में आपके बोले जाते हैं, विदेशी जो बाहर से आए हुए हैं, अरबी, फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली, अंग्रेजी। संकर दो भाषाओं से मिलकर बनने वाले, जैसे रेलगाड़ी, तो यहां पर हम देख लेते हैं, दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द संकर शब्द कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी, रेलगाड़ी। रेल अंग्रेजी का है, गाड़ी हिंदी का शब्द है। अगला प्रश्न शुद्ध शब्द है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप मान लीजिएगा। एक उज्जवल, एक कवियत्री भी पूछा जाता है, तो शुद्ध शब्द यहां पर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी जो है वह आपको यहां पर दिखाई देगा। क्या है? ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट, आकाश पाताल के बीच में यह जो चिन्ह लगा हुआ है, ये चिन्ह, इसको कौन सा कहते हैं? इसको कहते हैं योजक चिन्ह, जोड़ने वाला आकाश और पाताल, योजक चिन्ह। अल्प विराम कॉमा को कहते हैं, ये वर्तनी वाले में, आपका विराम चिन्ह वाले में आएगा। अगला, इसका सी आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प विलोम की दृष्टि से सही नहीं है? ओके, पहला ही है शायद, देखिएगा, सुबुद्धि और असुबुद्धि, ऐसा थोड़ी होता है। सुबुद्धि का क्या होगा? सुबुद्धि का होता है दुर्बुद्धि। क्या होता है? सुबुद्धि का होता है दुर्बुद्धि। ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है, बाकी आपके बिल्कुल सब सही है। आरोह, अवरोह, उत्कर्ष, अपकर्ष, कीर्ति, अपकीर्ति, यस बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर ए, सुबुद्धि का क्या है? सुबुद्धि का आपका दुर्बुद्धि है। क्या है? दुर्बुद्धि। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो आपका सही उत्तर है। तो यहाँ पर आपके जो आज के हमारे 15 क्वेश्चन है टीटी परीक्षा के हिंदी से रिलेटेड, आप लोगों ने कर लिए होंगे। आपके कितने नंबर आए, अगर आप कमेंट में हमको बताना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। अगर आपके मन में कोई और डाउट हो तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। हम फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।